हेलो गाइस, आज बताने वाले हैं जोधापुर शैली के बारे में। जो चौगाना जो क्लैरेंस जो किस शैली का चित्र था वो जोधापुर शैली से था। जो चौगाना क्लैरेंस ये दोनों जो जोधापुर शैली से संबंध रखते हैं। चौगाना क्लैरेंस 19वीं शताब्दी 1810 ईस्वी में दाना द्वारा चित्रित किया गया था। यह जोधापुर शैली के चित्रित है। यह जोधापुर शैली से चित्रित है, जिसमें दो राजकुमारियां अपने दासियों के साथ पोलो चौगाना खेलते नजर आ रही हैं। जो राजकुमारियां दो थी वो अपने दासियों के साथ पोलो चौगाना के खेलते नजर आ रही हैं। राजकुमारियां जोधापुर की जो दो राजकुमारियां थी। उसके बाद में बताने वाले हैं मुगल चित्रकला, अकबर दरबारी और शाहजहां के बारे में। जो मुगल चित्रकला है वो अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बारे में बताने वाले हैं। किस मुगल कालीन जो चित्रकार को पूर्व का राइफल की संज्ञा दी गई है वो बिहाजाद। ईरानी फारसी मुगल कालीन चित्रकला बिहाजाद को पूर्व का राइफल कहा जाता है। जो ईरानी फारसी मुगल कालीन जो चित्रकार हैं उन्हें बिहाजाद को पूर्व का राइफल कहा जाता है। बिहाजाद जो ईरानी शैली को अपने समय का सबसे उत्तम चित्रकार था। जो बिहाजाद जो ईरानी शैली है वो अपने समय का सबसे उत्तम चित्रकार माना जाता है। वह पहले तैमूर वंशीय सुल्तान थे। हुसैन वेगारा मिर्जापुर का जो दरबारी उस चित्रकार था। बाबर ने ही अपनी आत्मकथा तुर्जुक ए बाबरी एवं बाबरनामा में बिहाजाद का उल्लेख किया है। वह पहले जो तैमूर वंशीय थे वो दरबारी के ही चित्रकार थे और बाबर ने ही अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। उसका नाम था तुर्जुक ए बाबरी एवं बाबरनामा। प्रसिद्ध चित्रकार बिहाजाद किस सम्राट के समय था? बाबर के समय था। जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो बिहाजाद किस सम्राट के थे? वो बाबर के समय के थे। अब्दुल हसन के पिता का क्या नाम था? वो अकारजीजा नाम था उनका। अब्दुल हसन के जो पिता का नाम अकारजीजा था वह हेरात का निवासी था। कहाँ का निवासी था? वह हेरात का निवासी था। अब्दुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जामा की उपाधि से सम्मानित किया था। उसने जहांगीर को तख्त पोशी की तस्वीर बनाई थी। दिल्ली का जो लाल किला है किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? वो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर के जो पुत्र हैं शाहजहां ने दिल्ली में अपने ही नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी 1648 में। जो जहांगीर के जो पुत्र हैं शाहजहां उसने दिल्ली में अपने ही नाम का शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी। शाहजहानाबाद उसने एक नगर की स्थापना की थी और 1448 ईस्वी में उसका नाम था शाहजहानाबाद। वहाँ की जो अनेक सुंदर जो वैभवपूर्ण जो भवन का निर्माण हुआ उससे सुसज्जित करने का प्रयास किया। उसको सजाने की प्रयास भी किए शाहजहां ने वहाँ एक भवन का। शाहजहां जो बाद में जो भवनों में जो लाल किला प्रमुख है। जो शाहजहानाबाद जो है लाल किला, वो लाल किला बहुत प्रमुख है और यह चतुर्भुज आकार का किला है। यह चतुर्भुज जो आकार है उसका किला है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ है और लाल बलुआ के पत्थर से निर्मित हुआ है होने के कारण लाल किले के द्वारा नाम से प्रसिद्ध है। लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ है और प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी के पूर्व में हुआ था। जो लाल किला का जो निर्माण है वो 1648 ईस्वी के पूर्व पहले ही हुआ था। इसमें शाहजहां द्वारा बनवाया गया था।
और इसके प्रमुख स्मारक क्या है? ताजमहल आगरा का, जामा मस्जिद दिल्ली का, मोती मस्जिद आगरा आदि। 1948 में जो बनवाए थे शाहजहां ने, उसमें अन्य बनवाए थे और प्रमुख स्मारक भी हैं, जैसे ताजमहल है आगरा में, जामा मस्जिद दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा में। ये बहुत प्रसिद्ध और स्मारक हैं। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? जो जहांगीर का जो बेटा था, कौन सा किला बनवाया था? वो लाल किला बनवाया था। कौन सा किला? लाल किला। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का जो मकबरा है वो अकबर ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। जो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुई तथा मिर्जा गियास के नाम से हुआ और इसका डिजाइन तैयार किया गया था। यह मकबरा भारतीय फ्रांसीसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। जो ये मकबरा है वो भारतीय फ्रांसीसी और वास्तुकला शैली से का उदाहरण है। विकल्प में उपयुक्त में से किसी का नाम न होने के कारण अकबर माना जा सकता है। जो इसके उपयुक्त में किसी का नाम न होकर अकबर माना जा सकता है, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद शासन कार्य अकबर के हाथों में आ गया था। जब हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो उनके जो शासन संभालना काडोर जितना था वो सब अकबर के हाथ में आ गया था, तो इसी वजह से अकबर का ही दायित्व उसमें माना गया है। आईने मकबरी के रचयिता कौन थे? अबुल फाजल। आईने मकबरी अकबर के दरबारी अबुल फाजल द्वारा जो रचित हैं, अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है। अकबरनामा जो है वो 3 भागों में है, जिसमें से तीसरे भाग को आईने मकबरी कहते हैं। जो अकबरनामा 3 भागों में से उसमें से तीसरे भाग को आईने मकबरी कहते हैं। आईने मकबरी के 2 भी जो आपस में 5 भाग हैं। मुगल साम्राज्य का भौगोलिक संरक्षण तथा सभी प्रांतों और विशेष तौर पर बंगाल के बारे में आंकड़ों पर आधारित वर्णन प्रदान करता है। जो बंगाल का जो विभाजन हुआ उसका आंकड़ों पर आधारित वर्णन प्रदान करता है और इसी पुस्तक के शासन प्रणाली के नियमों का निर्माण किया गया है। और इसी पुस्तक जो आईने मकबरी है उसी के शासन से पुस्तक में शासन प्रणाली का नियमों का वर्णन किया गया है और अकबर द्वारा सभी सरकारी विभागों का नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। कि जो अकबर में जो नियम कानून थे, जो कैसा शासन चल रहा था, वो सारी जानकारी आईने अकबरी के उसमें है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फाजल हैं। कौन है? अबुल फाजल हैं। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? अबुल फाजल है। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनाया था? गुजरात में। कहाँ पे बनवाया था? गुजरात में बनवाया था। अकबर ने गुजरात का जो विजय था वो 1572 और 73 ईस्वी में माना जाता है। इसके जो उपरांत था 1575 ईस्वी में, तो कुछ इतिहासकों के अनुसार 1601 ईस्वी में। मतलब जो अकबर का जो गुजरात विजय हुआ था वो 1572 और 73 को मानते हैं। उसके उपरांत 1575 ईस्वी में, उसके बाद कुछ जो इतिहासकारों के अनुसार हुआ है तो 1601 ईस्वी को मानते हैं। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था इसकी ऊंचाई 134 फीट है।
जो बुलंद दरवाज़ा है उसकी ऊंचाई 134 फीट है और 42 फीट ऊंचे चबूतर पर स्थित है और 134 फीट और 42 फीट ऊंचे चबूतर पर स्थित है। यह फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद की दक्षिण दीवार में निर्मित है। जो फतेहपुर सीकरी के में जामा मस्जिद की जो दक्षिण दीवार में स्थित है, यह भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार भी है। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है 134 फीट। जो बुलंद दरवाज़ा है उसकी ऊंचाई है 134 फीट और मुग़ल शैली की जो उत्पत्ति है किन्हीं दो शैलियों में सम्मिलन से कीजिए तो वो राजस्थानी एवं ईरानी है। जो मुग़ल शैली की जो उत्पत्ति है वो दो शैलियों से हुई, राजस्थानी और ईरानी शैली से हुई है। मुग़ल शैली भारतीय, राजस्थानी एवं फारसी या पश्चिमी या ईरानी शैली से सम्मिश्रण है से उत्पन्न हुई है। राजस्थानी शैली को हिंदू शैली भी कहते हैं। जो राजस्थानी शैली है उसको हिंदू शैली भी कहते हैं, चूँकि मुग़लों का प्रभाव सबसे पहले उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर हुआ है। चूँकि जो मुग़ल के जो प्रभाव है वो सबसे पहले उत्तरी भारत के क्षेत्रों में हुआ है, जहाँ पर पहले से ही राजस्थानी चित्रकला प्रचलन में ही था। जो भारत के जो क्षेत्रों में जो हुआ था वहाँ का जो प्रचलन था पहले ही राजस्थानी और चित्रकला और प्रचलन में था और मुग़लों में ईरानी। राजस्थानी में चित्रकला, मुग़लों में ईरानी शैलियों के चित्रकारों को पहले से श्रेय प्रदान दिया गया था या दिया था। ऐसे में ही इन दोनों जो शैलियाँ हैं उनके मिश्रण में इंडो पार्सियन शैली आगे चलकर मुग़ल शैली के रूप में विकसित हुई। जो पार्सियन शैली है वो आगे चलकर मुग़ल शैली के रूप में विकसित हुई। ईरानी एवं राजस्थानी शैली के जो समन्वय में विकसित चित्र हैं उस शैली का नाम क्या हो? मुग़ल शैली। किन्हीं दो शैलियों के समन्वय में मुग़ल काल का आरंभ हुआ था, वो हिंदू एवं ईरानी शैली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हिंदू और ईरानी शैली में। मुग़ल चित्रकला के किन्हीं दो शैलियों का बताइए तो भारतीय, फारसी नाम था। मुग़ल चित्रकला की दो शैली के मिश्रण है और भारतीय है। भारतीय में राजस्थानी और ईरानी से मुग़ल शैली का निर्माण हुआ, विकसित हुआ। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से पाषाण शैली में देखने को मिलता था। मुग़ल जो शैली है वो भारतीय शैली तथा पाषाण शैली का श्रेय जो है मिश्रण है वो मुग़ल शैली जैसे भारतीय हिंदू शैली, जैन शैली, बौद्ध शैली के प्रभावित रही है। स्थित है वो चित्रण मुग़ल काल के ही फला फूल है। जो शैली है वो स्थित चित्रण है वो प्रमुख रूप से पाषाण शैली का मिश्रण ज़्यादा हुआ, इसीलिए मुग़ल शैली जैसे भारतीय शैली में हिंदू शैली, जैन शैली, बौद्ध शैली का प्रभावित रहा है। स्थित में चित्रण मुग़ल काल का फला और फूल रहा है। उसके बाद में अगले नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को मुग़ल शैली के ही बारे में। और आप सभी से यही प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सभी लोग जो नए हों हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और जो नए देख रहे हो, वॉच कर रहे हैं, वो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। जो कमी हो बताइए, हम उसको पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।